ज्यादा चर्चा करेंगे। प्रियदर्शी भटनागर प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसी के साथ थोड़ी ही देर में हमारे साथ शैलेंद्र धाबाई बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आशुतोष जी आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि मामला बेहद गंभीर है और जिस तरीके से लगातार सियासत इस पूरे मामले को लेकर के गरमाई हुई है, समझना यह जरूरी हो जाता है कि आखिर जनता के बीच में पहुंच तो हर राजनेता रहा है, लेकिन जनता का हित आखिर कौन चाहता है? आशुतोष जी। बिल्कुल महाराज जी, देखिए जिस तरह के ये दोनों घोटाले थे, चाहे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला हो या संजीवनी घोटाला हो, निश्चित तौर पर जनता की गाढ़ी कमाई और जनता के भी उस वर्ग की गाढ़ी कमाई जो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, जो अपने चंद्र पैसे के मुनाफे के लिए इन तमाम स्पॉन्जी स्कीमों में फंसा और उस स्पॉन्जी स्कीमों के फंसने की वजह से उनका एक बड़ा पैसा अटका, वो घोटाले सामने आए, उस पर राजनीति भी हुई। दोनों तरफ से राजनीति हुई, दोनों दलों की तरफ से, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने राजनीति करने की कोशिश की। लेकिन कुल मिलाकर के जनता को न्याय कैसे मिलेगा, उसके लिए मुझे लगता है कि शायद अभी भी जिस तरह के प्रयास होने चाहिए थे, जिस तरह के प्रयास सहारा को लेकर के किए गए केंद्र सरकार की तरफ से या कोऑपरेटिव सोसाइटियों की तरफ से, उस तरह के प्रयास आज भी आदर्श सोसाइटी घोटाले के जो विक्टिम्स हैं उनको न्याय देने के लिए मुझे लगता है कि नहीं किया जा रहा है। क्योंकि कुल मिलाकर के जनता को उसका जो पैसा, जो उसने अपनी कमाई का जो पैसा लगाया है, वो पैसा वापस चाहिए। उस पैसे की वापसी के लिए आपने लिक्विडेटर लगा दिया, उस लिक्विडेटर ने उस संपत्तियों की नीलामी करने की बात कही। क्या वो संपत्तियां नीलाम हुई? क्या वो संपत्तियां नीलाम होने के बाद में वो पैसा वाकई जो निवेशक थे, जिन लोगों ने उन तमाम स्कीमों में पैसा लगाया था, उन तक पहुंचा था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर राजनीति से परे हट करके काम करने की जरूरत है। सरकारों को चाहिए कि निश्चित तौर पर जो निवेशक हैं, जो आम आदमी है, उसका पैसा रिफंड मिलना चाहिए, उसका पैसा वापस मिलना चाहिए। और यह तमाम राजनीतिक दल, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, चुनावों के समय में इन जिन्नों को बोतल से बाहर तो लाते हैं, लेकिन क्या पिछली 5 साल में अशोक गहलोत सरकार ने उस दिशा में कुछ काम किया या केंद्र की सरकार ने? दोनों सरकारों पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि क्या केंद्र सरकार ने भी उस तरह के प्रयास निवेशकों को उसको पैसा लौटाने के लिए किए, और अगर किए तो क्या निवेशकों को उसका पैसा वापस मिला? ये एक ऐसे सवाल है जिनके जवाब आम आदमी चाहता है। मनोज, और इन्हीं सवालों का जवाब हम डिबेट में तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि लगातार पूर्व सीएम की तरफ से सोशल मीडिया पर सवाल तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर इनका कितना असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि सीएम की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि पूर्व सीएम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, धरातल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। और अब क्योंकि एक्टिव रहने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि मैं भी काम कर रहा हूं, इस वजह से सोशल मीडिया पर बस एक पोस्ट कर देते हैं। तो क्या पोस्ट करने से जनता को इसका फायदा मिलने वाला है? प्रियदर्शी जी, जरा बताइएगा आप। देखिए, सच्चाई का सामना करने की बीजेपी में बिल्कुल कतई हिम्मत नहीं है। इस देश में सबको अभिव्यक्ति की आजादी है। अगर सही बात बोल रहे हैं सरकार से, तो सरकार को उसको मानना चाहिए ना। माननीय अशोक गहलोत साहब ने भजन लाल जी को भी उनके वो दिन याद कराए थे जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, और वो भी ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से वो भी अपनी डिमांड किया करते थे सरकार से कि बाजरे की एमएसपी, जबकि घोषणा पर में इन्होंने डिक्लेरेशन दे रखा है, पर आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई है। जहां तक इस घोटाले की बात है, राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार और अराजकता का पूरा राज है। उसका उदाहरण आपने देखा, जहां पर रोज जेलों से मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को धमकी मिल रही है, जेलों में मोबाइल जा रहे हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए, सीएम के काफिले में, सभापति के, विधानसभा अध्यक्ष के काफिले के अंदर गाड़ियां आके घुस जाती हैं। इनकी गाड़ी से किसी की डेथ हो जाती है, ऐसा ही कि उसको कोई मुआवजा नहीं मिलता। तो जनता के प्रति तो ये आंख मूंद के बैठे हुए हैं। आप जहां तक बात करें हम इस घोटाले की, आज एक बात बताइए, माननीय अशोक गहलोत जी ने जनता के जुड़े हुए मामले में 14,800 करोड़ का मामला है। ये घोटाला है। इसके अंदर ईडी ने, जो केंद्रीय सरकार के अधीन काम करती है, उसने इस घोटाले के अंदर लूटमार की आय से अर्जित की गई संपत्तियों को अटैच किया था। अटैच करने का तात्पर्य क्या था कि उन संपत्तियों को ये कंपनी वाले इनको आनंद फानंद में बेच ना दें, और कल को भविष्य में इनके जो जनता के निवेशकों के पैसे लगे हैं उनको वापस लौटाया जा सके। अब आप आज बताइए, आज ये देखिए, आपके सामने ये मामला सामने आता है कि सिरोही के अंदर अधिकारी, और इन्होंने जो बिना परमिशन, ईडी की एनओसी के बिना लिक्विडेटर लगा दिया है।
उसने भू माफियाओं के साथ में मिलकर संपत्ति को नीलाम भी कर दिया, डीएलसी से कम दर की जमीन को बेच दिया। उसके संदर्भ में लोकल स्तर पे लोग मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं। मेरे सामने पत्र पड़ा हुआ है, जो नेशनल क्रेडिट कोऑपरेटिव के सोसाइटी के जो है ना मेंबर हैं, है ना, मांगीलाल माली, उन्होंने 17 मार्च को 25 को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को कि ये घोटाले का राज खत्म कीजिए, हमारी जनता की मेहनत की कमाई है, इसको आप कैसे मिली भगत करके बेचने दे रहे हो? ये 1400 करोड़ के आसपास का घोटाला जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल 14,800 करोड़ का घोटाला है। एक दिन में घोटाला नहीं हुआ है, इसका जवाब मैं अभी लूंगी आपसे आकर के, लेकिन उससे पहले बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनकी टिप्पणी एक बार ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र जी, बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं सरकार पर। कहा यह जा रहा है कि बिना एनओसी के आप लोगों ने संपत्ति को नीलाम कर दिया। जो कमाई जनता के पास जानी चाहिए थी, जो जमीन जनता के पास जानी चाहिए थी, वो गई ही नहीं। जनता तो मुंह ताकती रहेगी कि उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। और पल्लवी जी, सबसे पहले मैं प्रदेशवासियों को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज एक बहुत सुंदर संयोग है कि आज नवरात्रा का भी प्रथम दिन माँ दुर्गा की आराधना में शुरू हो गया है। और उसी के साथ आप देखिए, विश्व की जो सबसे बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है विश्व का, उनके जो संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार जी, उनका भी आज जन्मदिन है। तो जहां तक रही बात ईडी की, जब आप बात कार्रवाई कर रहे हैं, तो मैं बता दूं कि कांग्रेस प्रवक्ता को अगर जानकारी नहीं होगी, लिक्विडेटर जो है वो या तो कोर्ट के आदेश से अपॉइंट किया जाता है, या कंपनी लॉ बोर्ड के आदेश से, या एनसीएलटी के आदेश से अपॉइंट किया जाता है। कोई राज्य सरकार के अधीन नहीं होता। और जहां तक रही भाई, लिक्विडेटर ने अगर ऐसी गलती की है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है किस तरह से हमने सहारा जो घोटाला था उसको हमने किस तरह से माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने एक रिफंड पोर्टल बनाया, सारा रिफंड पोर्टल। उसमें 5,000 करोड़ जो ईडी के द्वारा जो उनकी संपत्तियां जब्त की गई थी उसको नीलाम किया गया। आप कहना चाहते हैं इतना बड़ा मुद्दा जिसमें जनता जो है ये इंतजार कर रही है कि कब उन्हें न्याय मिलेगा, सरकार की नाक के नीचे बिना एनओसी के नीलाम कर दिया जाता है चीजों को, और उसके बाद उन्हें पता तक नहीं चलता सरकार को। आप ये कहना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं अगर कोई दोषी हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? अगर नहीं कहा, मैंने कहा अगर वो दोषी, मैंने यही वर्ड किया है कि अगर दोषी है तो हाँ, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन माननीय भजनलाल सरकार हो चाहे केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी सरकार हो, आप देखिए हमारी नीति नियत साफ है। इसीलिए मैंने बताया कि हमने सहारा रिफंड पोर्टल बनाया, 5,000 करोड़ का कॉर्पस है, और वो देखिए निवेशकों को पैसा लौटाया जा रहा है। इसमें भी आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये बेहद ही गंभीर मसला है, सहारा पे मत जाइए। सुनिए, आप यहाँ पर रहिए, आप यहाँ पर रहिए, क्योंकि अहमदाबाद और राजस्थान की जनता जो है वो ठगी गई है, ना कि सहारा की बात यहाँ पर की जा रही है। जी, आप मुद्दे पर रहिए और मुझे ये बताइए कि जनता की जो गाड़ी कमाई थी, जिसको लूट लिया गया, वो उन तक कैसे पहुंचेगी आखिर? इसी की मैं जिक्र कर रहा हूं। ये तो मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है। इसी तरह आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो हम ईडी अटैचमेंट कर रही है, लगभग 3,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति अटैच कर ली गई है, और हम इसका एक 8,000 करोड़ फंड का एक कॉर्पस बनाएंगे। ईडी अभी भी जांच कर रही है। जिस तरह से मैंने एक एग्जांपल दिया, कांग्रेस कह रही है आपकी सरकार में नहीं हुआ, कांग्रेस कह रही है ईडी ने जो संपत्ति अटैच की वो आपकी सरकार में नहीं हुआ, हम जब सत्ता में थे तब अटैच की गई और आप लोगों ने बिना एनओसी के उसे नीलाम कर दिया। दवाई साहब, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है, जवाब मुझे इसका चाहिए। वो कह रही है कि हमने अटैच किया, हमने कार्रवाई की, आप लोग सत्ता में हैं, आप लोगों ने नीलाम कर दिया। ये घोटाले आप बताइए ना कब से हुए, ये इनको जानकारी है। 2004 से 14 में राहुल मोदी और मुकेश मोदी की जो एक कंपनियां थी, कैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कंपनियां बनी और किस तरह से इन्होंने जनता के पैसे को लूटा धोखा देके। कार्रवाई कर रही है माननीय प्रधानमंत्री। ठीक है, हमारे जो जवाब ले लेते हैं। वो पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा भटनागर साहब, इसका मुझे लगता है जवाब जरूर देंगे। भटनागर साहब, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और निवेशकों को ये अमित शाह जी का कमिटमेंट है। दवाई साहब, आऊंगी आपके पास, आऊंगी। अब आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब भटनागर साहब से ले लेते हैं। भटनागर साहब, इससे पहले जब मैं शैलेंद्र जी के पास गई, आप कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ, उसे उजागर किया गया, और मैंने आपसे कहा कि कोई एक दिन में नहीं हुआ, इसकी परतें अब खुल रही हैं। और धावाई साहब भी वही कह रहे हैं कि आप ये बताइए घोटाला आखिर हुआ कब से, किसने उसकी नींव रखी, किसकी शह पर रखी? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल घोटाला हुआ।
घोटाला के अंदर जो मुकेश मोदी और जो उनके भाई राहुल मोदी और उनके साथ में जो भी उनकी ना निवेश जो उनकी संस्था के लोग थे वो सब आज पूरे जेल के अंदर हैं। उनके साथ साथ में जेल में अंदर होने के साथ साथ में उनकी संपत्ति अटैच करी गई, कांग्रेस के राज में ही उनकी संपत्ति अटैच करी गई, परंतु अभी 24-25 के अंदर 22 बीघा तो एक बार बेच दी। इनको किसने, ये कह रहे हैं कि अगर इन्हों के पास में परमिशन है लिक्विडेटर की कि उसको कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोई कोर्ट का ऑर्डर है तो ये बता दे भाई कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर से निपट क्या रहा है सरकार के जानकारी। शैलेंद्र जी आपके बीच में नहीं बोले हैं भटनागर साहब, एक बार सुन लेते हैं उन्हें, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए शैलेंद्र जी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया था। ठीक है शैलेंद्र जी, आऊंगी आपके पास। आप तो शैलेंद्र जी एक बात बताइए, ये 22 बीघा जो जमीन बिकी है, 22 बीघा जो जमीन बिकी है, कार्रवाई शुरू हो गई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? 2016 उसका भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? जो 22 बीघा जमीन बिकी है, डीएससी से कम रेट के अंदर बेच दिया, उसका माल कहाँ गया है? उसका माल कहाँ गया है ये पूछ रहा हूं मैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आप वैसे तो बोलते हो कि ट्विटर के माध्यम से पता चलता है, अगर ट्विटर के माध्यम से माननीय अशोक गहलोत जी आज मुद्दा नहीं बोलते तो आप और हम सामने भी नहीं होते। आप चुप लगाए के बैठे हुए थे, आपने जनता की आंखों को मूंद दिया था। जितने भी निवेशक हैं उन सबका पैसा हम चुकाएंगे, ये हमारा कमिटमेंट। 13 महीनों में ठीक है शैलेंद्र जी, अब उन्हें बात पूरी करने दीजिए। राहुल गांधी, शैलेंद्र जी आपके पास मैं आऊंगी, भटनागर जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप बीच में टोका टिप्पणी करेंगे, वो बात अपनी पूरी नहीं कर पाएंगे। और जो जनता इस वक्त देख रही है आप लोगों को, वो यही सोचेगी कि जो लोग आपने जिस तरीके से कार्रवाई वहां पे है यहाँ भी वही कर रहे हैं। तो बात पूरी करने दीजिए उन्हें अपनी। भटनागर साहब बात पूरी करें, उसके बाद शैलेंद्र जी आपके पास। माननीय अशोक गहलोत साहब ने नरेंद्र मोदी जी से और जो सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह से, उन्होंने निवेदन किया है कि राजस्थान के अंदर ये जो घपला चल रहा है, जो 22 बीघा जमीन अभी बेची। अब आप एक बात बताइए, एक तरफ तो ये कहते हैं ट्विटर के माध्यम से ये ऐसा मामला उठाते हैं, तो आज एक बात बताइए, अगर ये मामला कांग्रेस सामने नहीं लाती तो इन्होंने इनकी मिली भगत से तो आज अधिकारी। मैं अपना सवाल दोबारा से दोहरा देती हूँ भटनागर साहब, शायद आपको समझ में नहीं आया मेरा सवाल ये, और जिसका जवाब आप देना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है राजस्थान की जनता को, कि इस कंपनी की नींव कब डाली गई थी और राजस्थान की जनता के साथ अहमदाबाद की जनता जिस तरीके से ठगी गई, इसकी शुरुआत आखिर कब से हो गई थी? किसकी सरकार में इन दो शख्स का नाम जिनका आपने लिया, किसकी सरकार में ये फले फूले थे? जरा ये बताइए कि भ्रष्टाचार की शुरुआत कहां से हुई, जनता को जानना जरूरी है। 8 अप्रैल 2018 से ये कंपनी बनी थी, बिल्कुल जो जायज चीज है। एक बार दोबारा से जानकारी दुरुस्त करिएगा। 8 अप्रैल 2018-19 में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ये बनी थी। उसके बाद में इनों का जो मामला था, लोगों ने इनकी शिकायतें करी, शिकायतों पे संज्ञान लिया गया। शिकायत आई थी साहब, शिकायत आई थी 2019 में, कंपनी 2019 में नहीं बनी थी। आप एक बार दोबारा दुरुस्त कर लीजिए, वरना राजस्थान की जनता देख रही होगी, वो सोच रही होगी 8 अप्रैल 2019 कि कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ गए, किस तरीके से आप झूठ फैला रहे हैं। ऐसे बयान मत दीजिए। 2019 में शिकायत पहली दर्ज हुई थी और उसके बाद लगातार शिकायतों की एक झड़ी जो थी वो सामने आ गई थी और उस पर कार्रवाई की गई। मैं कह रहा हूं 8 अप्रैल 2019 को जयपुर महानगर के अंदर शिकायत दर्ज हुई है। जयपुर शिकायत, उसके बाद में उसकी शिकायत दर्ज हुई है और लगातार एक के द्वारा नहीं, कई निवेशकों के द्वारा शिकायतें आई हैं, लगातार शिकायतें आई हैं। कांग्रेस सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उसके बाद के अंदर इस संपत्ति को अटैच करवाया कि मांग करी, केंद्रीय सरकार ने ईडी के माध्यम से संपत्ति अटैच हुई, तो हमारे राज्य में तो कार्रवाई हुई है। अब आप बताइए वो संपत्ति इनके राज्य में बिक्री है। 13 महीनों से ये क्या कर रहे हैं, 14 महीनों से ये क्या कर रहे हैं? योजनाओं के नाम बदलने के अलावा इन्होंने जनता के हित का एक काम किया है क्या? चलिए ठीक है, कंपनी कब बनी थी बताइए ये जरा सा। ठीक है भटनागर साहब, आपने जो छलनी इस्तेमाल की, जितना जवाब देना चाहते थे उतना दिया, उसी छलनी को दोबारा से चलाइए और मुझे बताइए कंपनी कब बनी थी। 1 मिनट का समय लूंगा आपका। बिल्कुल, मैं आपको दूंगी। आपकी डिबेट नहीं होती, अगर आपने भी एक बहुत बड़ा जनता के हित का काम किया है, आपने इस मुद्दे पे डिबेट करके जनता की मांग को आगे बढ़ाया है। मेरी तारीफ करने से मैं सवाल से नहीं हटूंगी। पट्टी बांध के बैठे हुए हैं, ठीक है, वरना ये आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश कर रहे हैं जनता की। चलिए ठीक है, अब सवाल पे आते हैं, कंपनी कब बनी थी, किसकी सरकार थी राजस्थान में और केंद्र में? 2018 से पहले बनी है। 2018 से पहले बनी है, बिल्कुल ठीक है। किसकी सरकार थी जब ये कंपनी बनी थी केंद्र में और राजस्थान में? देखिए वसुंधरा राजे सिंधिया जी के कार्यकाल में पुराने 1999 में कंपनी बनी थी। भटनागर जी कैसी बात कर रहे हैं आप? और उसके बाद लगातार 2016 तक जनता से पैसा इसमें इन्वेस्ट कराया गया,
अहमदाबाद राजस्थान की जनता को लगातार ठगा गया। राजस्थान की जनता गूगल कर लेगी, पता लगा लेगी कि 1999 में केंद्र में किसकी सरकार थी, एक वोट से किसकी सरकार गिराई गई थी, और उसके बाद किस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार किया गया। उस छलनी का इस्तेमाल वहां भी करिए जहां आपको जवाब देना हो। ठीक है, शैलेंद्र जी आपके पास आते हुए, और उसके बाद आशुतोष जी आपके पास मैं आऊंगी। शैलेंद्र जी, कंपनी कब बनी, भ्रष्टाचार कब से हुआ, ये अलग मुद्दा है, लेकिन जनता को इंसाफ कब मिलेगा, इस मुद्दे पर भी सरकार को आना पड़ेगा ना, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि हमारे राज्य जब हम सत्ता में थे हमने कार्रवाई की, आप लोग बताइए क्या कर रहे हैं। नहीं पल्लवी जी, निश्चित तौर पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में थी, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ईडी ने अब तक 3000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त कर ली है। राजस्थान में 150 करोड़ से अधिक संपत्तियां उन्होंने जब्त कर ली है, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता बिना तैयारी के आते हैं, इनको मालूम नहीं होता। जैसे इनके माननीय अशोक गहलोत जी, पता है क्या शैलेंद्र जी, अरे सुनिए, आपको पता है क्या, गलत रिकॉर्ड दे रहे हो, गलत रिकॉर्ड के दोगे तो क्या चुपचाप सुनेंगे क्या? अशोक गहलोत जी ने पहले भी झूठ बोला था कि आप तो ये बात बताइए, आप तो 22 बीघा जमीन अभी 3 दिन पहले बिक्री बिकी, इस चीज का जवाब दीजिए। आप क्लीन चिट आप इस चीज का जवाब दे दीजिए, आपकी जमीन बिक्री है नहीं बिक्री है, आप लिक्विडेटर में संपत्ति कुर्क करिए नहीं करिए, इसका जवाब दीजिए, किया जाए, इसका जवाब दीजिए। आप आपके राज में ये संपत्ति बिक्री है, इसके साथ आप में बिक्री है, रॉबर्ट वाड्रा खुद मिली भगत से बेच रहे हो, आपकी सरकार की मिली भगत से काम हो रहा है। पीडीपीएलएमए के एक्ट लगे हुए, आपकी सरकार की मिली भगत से जनता के मेहनत की कमाई को लूटा जा रहा है। इस तरह से माननीय गृह मंत्री जी बहुत गंभीर हैं। माननीय गृह मंत्री जी के राज में तो यही हो रहा है। ने जिस तरह से सहारा रिफंड पोर्टल बनाकर इन्वेस्टरों को पैसा दिया, इसी तरह से हम तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक पोर्टल बनाएगा। आपको 14 महीने हो गए तैयारी करते हुए, और हम कितना समय लोगे? आपको 14 महीने हो गए तैयारी करते हुए। लोगों को पैसा वापस देंगे। गोलमाल बातें मत कीजिए शैलेंद्र जी, जनता का गुमराह आपने 14 महीने से बहुत कर लिया है। 14 तक फलने फूलने दिया। राजस्थान में भी 99 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो अरे अब आप ये बात बताइए, ये जो जमीन बिकी है इसका आप क्या करेंगे? आप घुमाओ मत, करने की आवश्यकता नहीं है। जो अवैध आपने जो अवैध जमीन बेची है उसका क्या करेंगे आप? इसके मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे गुमराह करने की कोशिश मत करो आप। मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे। वालों ने जो घोटाले किए 2024-25 में जो आपने जमीनें बेची हैं, नीलाम करी है, डीएससी से कम रेट। ठीक है भटनागर साहब, अब जरा सा दवाई जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, क्योंकि आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। अभी रिकॉर्ड आपसे मांगने लगी थी मैं, तब आप दे नहीं पाए थे, तो आप कम से कम वो जो रिकॉर्ड सामने रखना चाहते हैं दवाई साहब, वो तो रखने दीजिए ना। आपके पास आऊंगी, बिल्कुल आपको मैंने पूरा समय दिया भटनागर साहब, दोबारा आपके पास आऊंगी मैं और आपको फिर समय दूंगी। अभी उनकी बात पूरी होने दीजिए, चर्चा इस तरीके से नहीं होती, नारेबाजी थोड़ी ना करनी है। दवाई साहब बात पूरी करिए अपनी। मैं मुद्दे पे आपके पास आऊंगी मैं, आपके पास आऊंगी मैं, भटनागर साहब आपके पास आऊंगी मैं। आप बीच में बोलेंगे तो इस तरीके से जनता की बातें सामने नहीं आ पाएंगी भटनागर साहब, ठीक है? शैलेंद्र जी बात पूरी करिए। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। जिस तरह से इन्होंने संजीव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में माननीय केंद्रीय बोलिए शैलेंद्र जी बोलिए। उनके ट्विटर पे आप सच्चाई दे दो सामने। अगर आपके पास में कोई तथ्य है तो हम तो आपको कह रहे ना, आपने जमीन बेची रहे हो आपके कार्यकाल के अंदर। आप हम बता रहे ना 22 बीघा जमीन बेची है आपने भूमाफियों के साथ में मिलकर। 1999 से लगातार भ्रष्टाचार किया गया। भटनागर साहब, आप इस तरीके से चर्चा में बीच में टोका टिप्पणी करेंगे तो जनता बात नहीं समझ पाएगी। शैलेंद्र जी को बात पूरी करने दीजिए, आपके पास आऊंगी। शैलेंद्र जी बात पूरी करिए, आशुतोष जी के पास जाना है मुझे। शैलेंद्र जी का फ्रेम शायद फ्रीज हो गया, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आशुतोष जी आपके पास आते हुए, सिर्फ और सिर्फ यहां पर इस मुद्दे पर क्या राजनीति की जा रही है आशुतोष जी, आपको यह समझ में आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसा तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं कि बिना ईडी की एनओसी के जो जमीनें थी उन्हें नीलाम कर दिया गया। अब जनता कोई कहां आखिर बैठ रही है? जनता को कैसे इसका फायदा होगा? उन्हें न्याय कैसे मिलेगा? इस और कौन ध्यान दे रहा है? आशुतोष जी देखिए पल्लवी जी, यह हमारी देश की समस्या है कि जब कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा खासतौर पर होता है, तो दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ राजनीति की करते हुए हमको नजर आते हैं। लेकिन अगर इस पूरे घटनाक्रम पर जाए तो जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी जानकारी में अगस्त 2024 में होम मिनिस्ट्री ने करीबन 46 प्रॉपर्टियां थी जिनकी लगभग मार्केट वैल्यू 58 करोड़ 58 करोड़ रुपए की वैल्यू के लिए लिक्विडेटर को जो उनकी जो जमीनें थी उनको बेचने के लिए आदेश दिया था।
मैं हालांकि इस चीज को लेकर के श्योर नहीं हूं कि जो 22 बीघे की जमीन का जो अशोक गहलोत साहब ने जो अपने ट्वीट में जो दावा किया है, वो पर्टिकुलर वो 22 बीघा जमीन इस 46 प्रॉपर्टीज में थी या नहीं थी, या वो उससे बाहर है। लेकिन 46 प्रॉपर्टीज का होम मिनिस्ट्री ने अगस्त 2024 में एक आदेश पारित किया था कि इन 46 प्रॉपर्टीज का लिक्विडेटर इनका वैल्यूएशन करा करके इनको मार्केट में नीलाम करे, और जिससे कि निवेशकों का पैसा वापस मिल पाए। मुझे लगता है पल्लवी जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि निवेशकों का पैसा कैसे वापस मिलेगा। दोनों राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो एक ऐसी व्यवस्था में सहयोग करें जिससे कि आम आदमी को जो उसका पैसा फंसा हुआ है वो पैसा वो तो मुंह ताक रही है ना, वो बेचारी तो मुंह ताक रही है, वो देख रही है कि आखिर रास्ता क्या दे रहे हैं दोनों राजनीतिक दल। एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं धाबाई साहब और भटनागर जी, या फिर कोई रास्ता भी निकाल रहे हैं। आपको रास्ता क्या नजर आ रहा है आशुतोष जी, मुझे ये बताइए, उसके बाद मैं धाबाई साहब के पास जाऊंगी। देखिए मैं पल्लवी जी, मुझे लगता है कि इस मामले में जो ईडी ने संपत्तियां जब्त की हैं और जो लिक्विडेटर लगाया गया है, लिक्विडेटर केंद्र सरकार के जो सहकारिता मंत्री है उनके आदेश के तहत 2019 में अपॉइंट किया गया था। हालांकि एक साल के उनके कार्यकाल को लगभग अब 2025 4 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। मुझे लगता है कि लिक्विडेटर को चाहिए कि वो इन संपत्तियों का वैल्यूएशन करे और उनकी नीलामी करके जो पैसा रिकवर होता है उससे आम आदमी को राहत दे, क्योंकि लगभग जितना 1400 करोड़ का घोटाला है उससे कई गुना ज्यादा की संपत्तियां ईडी ने इनमें जब्त किए हैं। लेकिन ये 46 प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो इनके जो इनके डायरेक्टर से उनके डायरेक्ट नाम थी, इसलिए उनकी शायद नीलामी का आदेश दिया गया। तो मुझे लगता है कि इसमें ईडी का इन्वॉल्वमेंट है, एससीआईओ का इन्वॉल्वमेंट है, तो जो तमाम विभागों का इन्वॉल्वमेंट है उसकी प्रक्रिया को संलिप्तता सबकी है। बिल्कुल धाबाई साहब, जल्दी से लास्ट टिप्पणी आप दीजिएगा जरा सा। संलिप्तता तो सबकी होती है, बिना संलिप्तता के तो कोई कार्य होता नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की माननीय भजनलाल सरकार या केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बिल्कुल हमारी नीयत साफ है। जिस तरह से हमने सहारा इन्वेस्टर्स को पैसा लौटाने में सहयोग किया, ईडी ने संपत्तियां जब्त की, उसी तरह इसमें भी हमने संपत्तियां जब्त की, नीलामी के आदेश दे रखे हैं और जल्दी मैंने आपको बताया इस पे रिफंड पोर्टल बनाया जाएगा और उसका यहां तक भी मैंने आपको बताया 8000 करोड़। लेकिन बिना एनओसी की नीलामी हुई है, यह आरोप कांग्रेस लगा रही है आप पर। जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। जी, बिना एनओसी की नीलामी की गई वो कह रहे हैं। नहीं, अगर इसमें निश्चित तौर पर अगर उन्होंने ऐसे लिक्विडेटर ने गड़बड़ी की होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निवेशकों का पैसा नहीं डूबने दिया जाएगा। इसलिए बता रहा हूं, हमारी नीति साफ है। जब हमने सहारा इन्वेस्टर्स को पैसा वापस कर रहे हैं तो हम आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ठीक है भटनागर साहब, वो कह रहे हैं हमारी नीति और नीयत बिल्कुल साफ है, आप लोग निश्चिंत होकर बैठिए। जो इनकी नीति और नीयत है और उनकी जो चाल चलन और उनकी कथनी करनी है वो तो आपको पता चली गया कि आपके डिबेट से के मुद्दे से ही पता चल गया कि इनके राज्य के अंदर अधिकारियों ने भू माफियाओं से मिलकर डीएलसी से कम दर के अंदर करोड़ों रुपए की जमीन को कौड़ियों के भाव में बेच दिया और लोकल जनता त्राई माम हो रही है। उनको उनकी मेहनत की कमाई को ये सरकार लोकल जनता की जमीन पहुंची कैसे? आखिर 1999 से कौन ये आखिर शह दे रहा था इस कंपनी को, कौन पाल पोस रहा था, ये भी बड़ा सवाल है। और किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी उन कंपनियों की जो इस कंपनी से अटैच थी, जो अभी भी शायद खुले घूम रहे होंगे, उनको कब अरेस्ट किया जाएगा, ये भी जांच का विषय है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जी बीजेपी प्रवक्ता और भटनागर साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष रावत हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल अभी भी वहीं पर बना हुआ है कि अगर बिना एनओसी के जनता की गाड़ी कमाई को मिट्टी में मिला दिया गया, उनकी जमीन को नीलाम कर दिया गया है, तो इंसाफ आखिर किससे मिलेगा? एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने से जनता की जमीन उनको नहीं मिलने वाली है। फिलहाल के लिए 5 का प्रहार में आज के लिए इतना ही। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।